नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आज बात उत्तर प्रदेश में शिक्षा के हालात की। तो नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया तो यह भी सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता देश में सबसे खराब है। जो लिस्ट जारी हुई है उसमें केरल पहले पर है तो यूपी आखिरी पायदान पर है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे लेकर मौजूदा सरकार पर चढ़ाई कर दें, ये जान लीजिए कि ये रिपोर्ट 2016-2017 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है, यानी जाती हुई एसपी और आती हुई योगी सरकार के बीच का कार्यकाल। तो रसातल में जाती हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का तरीका क्या है? पहला तो शायद यही है कि शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, पूरा किया जाए। तो शिक्षा के अच्छे दिन लाने के वादे के सहारे सत्ता में आई सरकार ने 2.5 साल के बाद यह मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है कि भर्ती कैसे की जाए। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए आयोग बनेगा। मसौदा तैयार किया जा रहा है। सरकार ने मसौदा बनाने के लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी के प्रस्ताव के बाद नया आयोग गठन होगा और फिर यह तय होगा कि नई भर्ती प्रक्रिया मौजूदा प्रक्रिया के तहत ही होगी या फिर आयोग के जरिए की जाएगी। वैसे चर्चा यह है कि नया आयोग भर्ती के लिए ही बनाया जा रहा है। ये कवायद तो 2017 में सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर सीएम ऑफिस से आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया तो कवायद ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। और जब आयोग बनाने को लेकर सरकार इतनी रफ्तार में है तो भर्ती कितनी रफ्तार में होगी इसका अंदाजा भी आप लगा लीजिए। शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती अभी कोर्ट में लटकी हुई है और उसके कैंडिडेट आए दिन प्रदर्शन करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल मामले को लेकर गंभीर नहीं। दूसरी तरफ हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 2,000 पद खाली हैं। इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य, लेक्चरर और सहायक अध्यापकों के पद आप जोड़ देंगे तो लगभग 40,000, 39,704 पद खाली हैं। और इस खालीपन में शिक्षा कैसे फलेगी फूलेगी, नया भविष्य कैसे गढ़ा जाएगा, यही आज चर्चा का विषय है। लेकिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री की बात जरा आप सुन लीजिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था की नियुक्तियों के लिए बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक एक संस्था बनाई जाए, एक आयोग बनाया जाए जिसके अध्यक्ष की योग्यता वही होगी जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होती है। बाकी उसमें जो सदस्य होंगे वो माध्यमिक स्तर के भी होंगे, बेसिक शिक्षा में भर्ती आयोगों के लिए जो योग्य होते हैं वो भी होंगे। एक संयुक्त संस्था इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को देखेगी ताकि पूरे प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में जितने पद रिक्त हैं उनकी नियुक्तियां समय से संपादित की जा सकें और विवाद कम से कम हो। और कुछ सवाल भी हैं इस मामले को लेकर, वो आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा में आखिर इतना फिसड्डी क्यों है, क्यों सबसे नीचे है? सवाल यह भी कि अगर सबसे नीचे है, ऐसे हालात हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी नीतियां हैं, शिक्षकों की लापरवाही है, या फिर शिक्षकों की क्वालिटी को लेकर जो सवाल उठते हैं क्या वो इसके लिए जिम्मेदार माने जाए? एक सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के जो हजारों पद खाली हैं उसके पीछे अब तक का राजनीतिक माहौल जिम्मेदार माना जाए? क्या शिक्षा के हालात में सुधार के लिए सरकार की मौजूदा रफ्तार काफी है? यह बहुत अहम सवाल है कि जितनी रफ्तार से काम हो रहा है क्या वो रफ्तार काफी है इस मौजूदा हालात के लिए? और एक सवाल ये भी आपके सामने रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर ये रफ्तार है, हालात आपके सामने हैं, तो फिर शिक्षा के हालात सुधर कैसे सकते हैं? इन्हीं को लेकर हम करेंगे चर्चा। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अरविंद यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है पीएसपीएल के। विनय सिंह हमारे साथ हैं, शिक्षक संघ के नेता हैं आप। और प्रदीप कपूर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी की तरफ रुख करते हैं, लेकिन पहला सवाल हम करेंगे नवीन श्रीवास्तव जी आपसे। ये मौजूदा स्थिति खासतौर से नवीन जी जो सामने आई है और उत्तर प्रदेश में यह बताया गया कि सबसे खराब स्थिति है स्कूली शिक्षा की, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो नीति आयोग का ये शिक्षा इंडेक्स आया जिसमें उत्तर प्रदेश को 20वां स्थान मिला है और 2016-17 का है। आज 2016-17 से 2019 में काफी परिस्थितियां भिन्न हुई हैं। हमारी जब सरकार बनी तो शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली थे और स्कूलों में बच्चों के आने की संख्या भी कम थी।
लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से हमने बच्चों को प्रोत्साहन दिया, उनके लिए स्कूली ड्रेस, उनके लिए जूते मोजे, उनके लिए स्वेटर, उनके लिए बैग, इन सारी चीजों से आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में 50 लाख, जो किसी एक छोटे देश की जनसंख्या हो सकती है, इतने बच्चों की संख्या बढ़ी प्राथमिक स्कूल में जाने वालों की। लेकिन उस अनुपात में, जिस अनुपात में बच्चों की संख्या बढ़ी, उस अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ पाई। यह एक बहुत बड़ी कमी रही। 69,500 शिक्षकों की भर्ती का मसला अभी उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र उसका निर्णय हो जाए, ताकि कम से कम ये जो 70,000 नए शिक्षक आएंगे उससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश जो इंडेक्स में आज 20वें नंबर पे है, निश्चित रूप से अगली बार जब नीति आयोग इसका चयन करेगा तो उत्तर प्रदेश टॉप 10 में स्थान पर आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चर्चा ये है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा नहीं, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे पद खाली हैं जी। उनको भरने के लिए अभी जो प्रक्रिया थी, उच्चतर शिक्षा आयोग एक था, एक अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, तो विभिन्न आयोगों के बीच में उनकी भी अपने पास भी बहुत सारे काम होते थे। इन भर्तियों में कहीं न कहीं देरी हो रही थी। इसी को लेकर हमारी सरकार की यह मंशा है कि शिक्षा, आपकी ये मंशा, प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च शिक्षा हो, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार लोगों के सामने आई हो। आयोग की चर्चा तो काफी दिनों से चल रही है, लेकिन मसला यह है कि आप जब 2.5 साल पूरे कर चुके हैं, जब आधी पारी कंप्लीट हो गई, तब आप इस बात को लेकर प्रस्ताव ले रहे हैं कि आयोग बने तो किस तरह का आयोग बने। ड्राफ्ट बनाने के लिए अभी कमेटी बनाई गई है, फिर आपका आयोग बनेगा, फिर वो प्रक्रिया शुरू करेगा। तो जाती हुई बेला में भर्ती खोलेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? जी नहीं, देखिए, कोई चीज जाती और आती हुई बेला नहीं होती है। हम कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारे छात्र हैं, उनकी समस्याओं को देख करके इस प्रकार का निर्णय सरकार ले रही है कि विद्यालयों में, चाहे वो उच्चतर शिक्षा के विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा के, चाहे प्राथमिक, उसमें जो अध्यापकों की संख्या में, जो टीचिंग स्टाफ की संख्या में कमी है, उसको एक आयोग बनाकर, चूंकि उस आयोग के पास सिर्फ यही काम होगा कि वह इन शिक्षकों की शीघ्र और पारदर्शितापूर्ण भर्ती करे। और इसके लिए हम बहुत शीघ्र, अभी कमेटी भी बहुत शीघ्र बना के हम इस पर शीघ्र काम भी शुरू कर रहे हैं। और इस विश्वास के साथ कि जब हम शिक्षकों की पर्याप्त संख्या पूरी कर लेंगे, जो एक रेशियो होना चाहिए छात्रों और शिक्षकों के बीच में, तो उत्तर प्रदेश का स्थान अगले नीति आयोग के इंडेक्स में निश्चित रूप से टॉप 10 में। विनय सिंह जी, आपको क्या लगता है, जो रफ्तार है सरकार की, जिस तरह काम हो रहा है, जिन नीतियों पर चल रही है, वो उत्तर प्रदेश को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए काफी है या और तेज चलना पड़ेगा? देखिए सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आयोग ये बना रहे, पहले भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना हुआ है, जिसमें लगातार भर्तियां होनी थी। पिछली गवर्नमेंट रही हो, ये गवर्नमेंट रही हो, कितनी भर्तियां हुई हैं ये सब आपके सामने है। दूसरा, जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कही, लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग आज तक कितनी भर्तियां कर पाया है, ये भी आंकड़ा आप लोगों के सामने है। बेसिक शिक्षा परिषद से जो नियुक्तियां होते रही हैं हमारे परिषदीय शिक्षकों की, वो भी नियुक्तियां, अभी आप 69,000 की बात कर रहे हैं, वो नियुक्तियां किस स्थिति में पड़ी हैं? कोर्ट में रोज उसका केस लगता है, डेटें मिलती हैं। इससे पहले भी जो 42,000 की नियुक्तियां हुई, जो 29,000 की नियुक्तियां हुई, वो भी कोर्ट के मार्फत ही धीरे धीरे जाके क्लियर हुई। एक आंकड़ा हम आपको बताएंगे कि अगर इस 1 साल अगर सरकार इस नियुक्तियों को नहीं करती है तो मिनिमम 40,000 रुपए टीचर्स के वेतन है, और 69,000 की नियुक्ति नहीं करते 12 महीने, तो लगभग 345 करोड़ रुपए सरकार 1 साल में बचा रही है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो पद हम लोगों के पास रिक्त हैं, पदों की बात बताऊंगा कि सरकार ने पहले भी कहा था कि जितने टीचर्स और जितने कमरे होंगे उतने टीचर्स हम देंगे जी। हमारे यूपी में 1,58,914 लगभग परिषदीय स्कूल है पूरे प्रदेश में, और प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1,13,000 है, जिसमें जो जूनियर स्कूल है वो लगभग 45,000 के आसपास है। इनके अनुसार जो कैलकुलेट करें, लगभग 8,60,000 टीचर होने चाहिए, और 3.5 लाख टीचर हमारे जो काम कर रहे हैं इस समय, लगभग 5 लाख टीचरों की कमी है। अब आप बताओ, एक टीचर एक विद्यालय में है, 5 कक्षाएं चल रही हैं, कई के विद्यालय ऐसे जहां 3-5 कमरे भी नहीं है, 3 कमरे हैं, कक्षा 1 से 5 तक संचालित करना है, कहां से चलेंगी? ये स्थितियां हैं। अरे आप अगर हमको, आप बाहर के प्रदेशों की तुलना करते हो, आप हमको दो। और जो आयोग बनाने की बात है, आयोग अभी तीनों आयोग अलग अलग हैं, वो भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं, चाहे पिछली गवर्नमेंट में रहा हो चाहे इस गवर्नमेंट में रहा हो। अगर आप ये नया आयोग बना के और सब एक साथ कर देंगे तो आप खुद जानते हैं सर कि क्या स्थितियां रहेंगी, कितनी जल्दी भर्ती कर पाएंगे। और ये आप बात बता भी रहे हैं कि आयोग की प्रक्रिया कब से चल रही है, मगर ये कब ये भर्ती कर पाएंगे ये ऊपर वाला ही जान सकता है।
अरविंद यादव जी, आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? जी, स्थितियां तो बता रहे विनय सिंह जी भी, मैंने भी कुछ सामने रखने की कोशिश की है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आखिर क्यों इस तरह के हालात शिक्षा के हैं? नहीं, राम मोहन जी, मुझे लगता है कि मैं शिक्षा के मसले पे राजनीति नहीं करना चाहता। अब नवीन श्रीवास्तव जी करना चाहते हो करें, पिछली सरकारों को आरोप मढ़े और अपने सरकारों की स्थिति न बताएं। वो तो नीति आयोग ने दिखा ही दिया है इंडेक्स में कि क्या है। अरविंद जी, आप कह रहे पिछली सरकारों पे आरोप मढ़े, अगर रिपोर्ट 2016-17 की है तो फिर किस पे आरोप जाएगा? ये जनता तक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। यूपी फिसड्डी है, ठीक है, ये अगर मैसेज जा रहा है तो ये भी तय हो जाए कि आंकड़े किस वक्त के। प्रदेश की जनता, राम मोहन जी देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की आलोचना करे तो समझ लीजिए काम नहीं करता है, इसलिए कि उसको केवल आलोचना ही आलोचना करना है। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब जब कोई अच्छा निर्णय लेती है तो मैं आपके चैनल पे बैठ के स्वयं कहता हूं कि यह निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन जब गलत करती है तो हम लोग आवाज भी उठाते हैं। ऐसा नहीं, आम जनमानस की बात को सुनते हैं, विपक्षी दल के रूप में होने के नाते भी। आज देखिए, सवाल जो शिक्षा का है, मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगाने जा रहा हूं राम मोहन जी। जब मैं देखा कि संडे के दिन अगर लखनऊ में किसी भी आप चौराहे पे चले जाइए बुक खरीदने के लिए, तो किताबों की दुकान बंद होती है, लेकिन बोर्ड जरूर मिल जाएगा कि आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। शराब की दुकानें सारी खुली रहती हैं, लेकिन किताब की दुकानें बंद रहती है। आपको नहीं लगता कि बलात्कार का जब स्तर उठेगा तो शिक्षा का स्तर गिरेगा? जब संजय दत्त से लेके सलमान खान की गाय जो है वो मिनरल वाटर पीती है, और यहां बच्चे को मिड डे मील के रूप में आप क्या देते हैं? नमक रोटी देते हैं, तब नहीं कहते हैं कि बच्चों की स्थिति कैसे सुधरेगी। जब अच्छा पानी नहीं मिल सकता, बिजली व्यवस्था नहीं मिल सकती, प्राइमरी स्कूलों में आप जाके गांव में देख लीजिए, गौशाला बना दिया जाएगा केवल स्वेटर दे देने से। किताब तो अरविंद यादव जी, आप देंगे नहीं। अरविंद यादव जी, अच्छे शिक्षकों अब अगर हम सर्वे पे चर्चा कर रहे हैं, कैसे शिक्षा का जरा ये भी तो देखिए कि ये क्या आज की कहानी है क्या? जो आप ये सब गिना रहे हैं, ये सिर्फ आज की कहानी है क्या? देखिए राम मोहन जी, पहले मिनरल वाटर मिलता था, बीजेपी आई, मिनरल वाटर बंद हो गया। अगर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं राम मोहन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले मिलता था अब नहीं मिलता है। अगर जनता ने आपको चुना है तो कम से कम पिछली सरकारों से नाखुश थे तभी तो चुना है। और मुझे लगता है कि कम से कम आप जनता के सवालों पे खड़े उतरिए, जनता की उम्मीदों को मत तोड़िए। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं। प्रदीप कपूर जी के पास हम चलता हो कि राजनीति करने का तो मुझे नहीं। प्रदीप कपूर जी, मौजूदा स्थिति, ये क्वालिटी इंडेक्स को लेकर नीति आयोग ने जो चेताया है, एक तरह से चेतावनी उसको माने अगर उत्तर प्रदेश, तो क्या आपको लगता है कि अभी बहुत तेजी से काम किया जाना जरूरी है? दो पैमाने हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में रोजगार की धारा भी खोल सकते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार भी खुलेगा, शिक्षा की स्थिति भी बढ़ेगी, भर्तियों पे जोर करना जरूरी है। राम मोहन जी, ये बड़े दुख की बात है कि पिछले इतने सालों में किसी भी एक सरकार को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। पिछली जितनी भी सरकारें आई, किसी भी पार्टी की हो, उनकी प्रायोरिटी में एजुकेशन नहीं था, शिक्षा नहीं थी। अगर शिक्षा पे ध्यान दिया होता पिछली सरकारों ने, तो ये नौबत ना आती कि नीति आयोग के इंडेक्स में जो नतीजा हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए किसी भी पार्टी या किसी एक सरकार को ब्लेम करने से मुकाबले में बेहतर इस बात का होगा कि जो मौजूदा सरकार है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो जल्द से जल्द जो है वो नियुक्तियां करे और टीचर्स को उपलब्ध कराए, और साथ में जो स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वहाँ पीने का पानी नहीं है, या मिड डे मील अच्छा नहीं है, या सड़क वो छत नहीं है, या वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनी है, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जब बच्चे स्कूल को देखेंगे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी जाएंगे। तो उनको आकर्षित करने के लिए, गाँव में लोगों को बुलाने के लिए एक बेहतर स्कूल, एक बेहतर इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे मतलब ज़रूरत इस बात की है कि योगी सरकार पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो नियुक्तियां भी करे और पूरे प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बेहतर शिक्षक दे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे ताकि अच्छे स्कूल बने।
क्योंकि जब अच्छे स्कूल बनेंगे तभी अच्छे छात्र निकलेंगे और तभी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी उनको, तो आगे एक अच्छे नागरिक बनेंगे। बिल्कुल। ये श्रीवास्तव जी, एक सवाल आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि राजनीतिक माहौल जो रहा है उत्तर प्रदेश का, भर्ती होती है फिर रुक जाती है फिर कोर्ट में चली जाती है, ये सब कुछ जब सामने है आपके, क्या इसको मानते हैं कि ये जिम्मेदार है एक हद तक, इसकी वजह से चीजें अटकी हुई हैं? क्योंकि जो रफ्तार आपसे उम्मीद की जा रही थी वो रफ्तार कम से कम अभी नहीं दिख रही है। देखिए शर्मा जी, निश्चित रूप से मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन आप याद करिए कि पिछली सरकारों में माननीय उच्च न्यायालय प्रयाग को, इलाहाबाद को यहां तक कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में सारे भारतीय आयोग एक जाति विशेष के आयोग बन के रह गए हैं। तो आप कहीं ना कहीं पारदर्शिता पूर्ण जिस प्रकार से भर्तियां होनी थी वो नहीं पाई। बहुत सारे, सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं, बहुत सारे विभागों में वैकेंसीज निकली, भर्तियां हो गई और बाद में न्यायालयों ने उन भर्तियों को निरस्त कर दिया, लड़के फिर सड़क पर आ गए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में हमारा ये उद्देश्य था कि जो भी भर्ती हो वो पूर्णतया पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण करने वालों का नेक्सस इतना भारी था कि अभी भी बहुत सारी परीक्षाएं, हमारे सारे प्रयास के बावजूद जब परीक्षाएं होती है तो कहीं न कहीं से हमारे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है जो इसमें अभी भी धांधली में लगे हैं। नतीजन स्वच्छ और पारदर्शी भर्ती करने के लिए हमको दोबारा परीक्षा करानी पड़ती है। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। दूसरी एक शर्मा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षकों की जो कमी है, बार बार शिकायतें यह भी आती थी कि जो दूरस्थ इलाकों में नियुक्त शिक्षक हैं वह विद्यालयों में पढ़ाने नहीं जाते हैं, वहां अपने एवजी को रख लेते हैं, वहां प्रधान को कुछ पैसा दे देते हैं, क्षेत्रीय अधिकारियों को कुछ पैसा दे देते हैं, वो खुद नहीं जाते, उनके एवज में लोग पढ़ाते हैं। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक दिवस के दिन एक ऐप लागू किया, प्रेरणा ऐप, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को दिन में 3 बार स्कूल के बच्चों के साथ अपनी तस्वीर लेके भेजनी थी ताकि हम उसमें शिक्षकों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित करा सके, और मिड डे मील के साथ फोटो लेनी थी ताकि बच्चों को दिए जाने वाला जो मिड डे मील है वह उनकी पौष्टिकता के आधार पर है या नहीं है यह भी चेक किया जा सके। लेकिन जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो लोग अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, इससे कुछ एक लोग द्वारा ही इसका विरोध भी किया गया, लेकिन हम इसको लागू कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि जो एक नया आयोग बनाने की बात चल रही है वो इसलिए बना रही है कि उस आयोग का काम ही सिर्फ ये रहे कि शिक्षा के तीनों बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की शीघ्र। लेकिन जो विनय सिंह जी सवाल कर रहे थे, मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा कि कम से कम, लेकिन जो विनय सिंह जी सवाल कर रहे थे कि पहले के जो आयोग हैं उनका यही काम है कि भर्ती करेंगे अलग अलग स्तर पे, अब उसमें ऐसी क्या रुकावट थी कि 2 साल 2.5 साल 69,000 पहले से ये रुके बैठे हैं जिनकी आप भर्ती कर चुके हैं ऑन पेपर, अब उसके लिए मेरिट को लेके वो कोर्ट में अटके हुए हैं। वो छात्र आरोप लगाते हैं कि आपके सॉलिसिटर जनरल पैरवी नहीं कर रहे हैं ढंग से। नहीं, वो पैरवी भी हो रही है, सारी चीजें हो रही है। मैं एक चीज शर्मा जी बताना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा वक्त सबके जीवन में आता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक, चाहे अधिकारी, कि आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है तो आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद हो, माध्यमिक शिक्षा आयोग हो या उच्चतर शिक्षा आयोग हो, अगर यह ठीक ढंग से काम करते तो निश्चित रूप से इस प्रकार का संकट अध्यापकों का नहीं होता। हमारी सरकार एक नया इनोवेटिव कदम उठाना चाहती है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा फुल प्रूफ जिम्मेदार आयोग बने जो शीघ्र उत्तर प्रदेश में जितनी संख्या की आवश्यकता है शिक्षकों की, शिक्षक छात्र के अनुपात के अनुसार उसकी हम शीघ्र भर्ती कर सके। इसके लिए हम एक नए कदम उठा रहे हैं और प्रेरणा है। विनय सिंह जी, एक टिप्पणी में आपकी चाहता हूं इस पे। ये आयोग आ रहा है, कब तक आएगा अभी इसकी डेडलाइन तय नहीं हुई है। ये आयोग बनेगा, फिर भर्ती होगी, फिर युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये उम्मीद आप करते हैं कि एक बेहतर कल शिक्षा के लिए होने वाला है, ये आयोग बन जाएगा तो? देखिए राम मोहन जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो आयोग बने हैं, माध्यमिक का बना है या बेसिक का बना है, इन्हीं को क्यों नहीं मजबूत किया जाता है? इनमें क्यों नहीं ईमानदार आदमियों को रखा जाता है? जो ये आयोग बना हुआ है, अगर आपको ये शक है कि इसमें पिछली सरकारों ने गलत लोगों को भर्ती किया है तो जो इसमें भ्रष्टाचारी उनका हटाइए, आप नए लोगों, ईमानदार लोगों को लाइए इस आयोग में, बढ़िया से भर्ती हो। क्यों ये इतने दिन से लिंगर ऑन हो रहा है? 69,000 को भी कोर्ट में, और कोर्ट में भर्तियां पड़ी, आप उसकी पैरवी कीजिए। सरकार पैरवी करे, अच्छे से पैरवी करे, तुरंत उनके अपॉइंटमेंट हो। क्यों ये डेट पे डेट लेते चले जा रहे हैं? जहां तक प्रेरणा ऐप की बात कही है, प्रेरणा ऐप की बात केवल शिक्षकों पे क्यों लागू की गई? अरे आपको प्रेरणा ऐप लाना था, प्रेरणा ऐप से पहले बायोमेट्रिक बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, आप बायोमेट्रिक लगाते,
प्रेरणा ऐप केवल शिक्षकों पे क्यों लाया गया? जहां तक ये बात है भी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि टीचर्स स्कूल नहीं आते, बायोमेट्रिक से टीचर्स फोटो पढ़ाते क्या? नहीं। आपको हम बताएं कि अगर मिड डे मील उनको दिया जा रहा है, उसकी फोटो आएगी क्या बायोमेट्रिक से? आप शिक्षक संघ के नेता हैं, अरे और हमारी सरकार अगर ये प्रयास कर रही है, नहीं फोटो नहीं भेजा जाते। आपको बताएंगे कि 5-6 सितंबर को एक न्यूज निकली थी 5-6 सितंबर को। नहीं वो बिल्कुल निष्ठा उल्लंघन है, कतई नहीं भेजेंगे। बायोमेट्रिक बिल्कुल उसमें बिल्कुल दिक्कत है, कोई जिम्मेदारी ले। हम बता दें सचिव लिख के जिम्मेदारी ले, जो भी फोटो भेजी जाएंगी 100% सुरक्षित रहेंगी। क्यों नहीं कोई जिम्मेदारी लेता है? वानसीगढ़ से एक न्यूज निकली थी कि बच्चों की निष्ठा का उल्लंघन किया गया। ये पेपर है, किसी से पूछते हैं। अरे तो जो हम फोटो डालते हैं, जो महिलाएं टीचर फोटो डालती है, वो फोटो डालती है, वो सरकार के डालती है। एक बेहतर कल कैसे आ सकता है, हमारा मकसद ये है उसकी दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो कारगर साबित होंगे भविष्य में, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। समय हमारे पास सीमित है, समय सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा आखिर में तकरार किस स्थिति में पहुंच गई प्रेरणा ऐप को लेकर। ऐसे कई और पहलू हैं जो जमीन पर इतने ही संघर्ष वाले हैं। अब इस संघर्ष के बीच शिक्षा कैसे फलेगी फूलेगी, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को धीरे धीरे देखना पड़ेगा। अब दावा तो है कि नया आयोग बनेगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कितनी बेहतर होती हैं ये भी आगे देखना पड़ेगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।